हाँ जी, तो DPP नंबर 4 JP, ठीक है। इसमें आप लोगों ने जो बताया उनमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इन्होंने जो दिया है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये अपन ने दे रखा है x फैक्टोरियल तक। x n नेचुरल नंबर है और x नेचुरल नंबर है, x पॉजिटिव इंटीजर है, और ये आपसे कहा है कि n स्क्वायर कितने नंबर हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे 1 फैक्टोरियल कितना होगा 1, 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, ठीक है। तो ये आ गया, अगर आप देखेंगे ये आ जाएगा 3, 1 + 2, 1 2 3, 6 और 3 9 हो जाएगा। ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 तक देखोगे, ठीक है, तो आप देखोगे 24 और 9 33 आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और इसके बाद में अगर आप देखोगे कि ये तो है ही, इसमें हमने 5 फैक्टोरियल जोड़ दिया। अगर 5 फैक्टोरियल जोड़ दिया तो आपकी कहानी बन जाएगी 120 में ये जोड़ोगे 120, ये कितना है, ये है 120, इसमें ये ऐड करोगे तो 153 आएगा। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप 5 फैक्टोरियल या इसके बाद में कोई भी फैक्टोरियल देखोगे, 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल में से 120, उन सब में 0 आएगा लास्ट में, यानी कि वो 10 के मल्टीपल्स है। तो 5 के बाद 5 या 5 के बाद में जितने भी हैं वो सब 10 के मल्टीपल हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर x > 5 है तो आप जब देखोगे तो ये आएगा इतना, यानी कि 33, ये सब तो आएगा ही, प्लस जो भी होगा वो 10 का मल्टीपल होगा। उसमें क्या होगा, 10 का मल्टीपल जैसे आपने 150 लिया या फिर 7520 लिया, कोई भी नंबर लिया, इनमें अगर आप 33 ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट जो आएगी वो आएगी 0 + 3 दैट इज 3। यानी कुछ भी आए लेकिन यूनिट डिजिट पे 3 आएगा। और आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा 8th क्लास में शायद कि यूनिट डिजिट, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट कभी 2 3 7 8 नहीं होती, ठीक है। इसका मतलब इसके x 5 या 5 से बड़ा अगर होगा तो यूनिट डिजिट 3 आएगी, तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बस हो गया काम, इतनी सी बात है। आगे बात समझ में, यानी ये समझ में आया कि 5 या 5 से बड़ा तो कोई नंबर आएगा ही नहीं, जो है इसका कहानी यही है। तो यहाँ तक कितने परफेक्ट स्क्वायर मिले हमें, 1 और ये 2, ठीक है। तो ये अपना काम हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि उसने पूछा था ना कि कितने ऐसे x पॉसिबल हैं जिनके लिए परफेक्ट स्क्वायर है, तो ठीक है। तो कितने आए, 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड पावर्स, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम है 1 - x² की होल पावर n। उन्होंने कहा है कि इसमें जो है सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड पावर्स ऑफ x की ऑड पावर्स, जब भी ऑड पावर या इवन पावर के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका सम का क्वेश्चन आए तो आप क्या है, थोड़ा आप ऐसे समझो कि इसको एक्सपेंड करके अगर हम देखें तो क्या आएगा। आपको पता है कि 1 - x + x² में क्या आएगा, a0 + a1x + a2x²। हाईएस्ट आएगा x² की पावर n, यानी कि a2n x की पावर 2n, ऐसा कुछ आएगा। जब भी ऐसे इवन को x की इवन पावर के कोएफिशिएंट्स या ऑड पावर के कोएफिशिएंट्स का सम की बात करें तो आप एक बार x की जगह 1 पुट कर दो, एक बार -1 पुट कर दो इसमें। तो x की जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 पुट करो उधर, 1 - 1 0, यानी 1 आ गया। 1 = क्या आ जाएगा, a0 + a1 + a2 + a3 से लेके a2n। और एक बार x -1 पुट कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, -1 पुट करो, 1 + 1 और 1, यानी कि 3 की पावर n। ये आ जाएगा a0 - a1 + a2 - a3, दोनों तरफ एक बार 1 पुट कर दिया, एक बार -1। अगर आपसे इवन x की इवन पावर के कोएफिशिएंट्स का सम पूछता तो a0 a2 a2n ये सब आता है। x की इवन पावर ना, ये 2 4 और a2n। ऑड पावर मतलब ये रही x⁻1 आगे x⁻3, यानी a1 a3 a2n - इन सब का सम हमें चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर हमें ऑड पावर्स का सम चाहिए, ऑड पावर्स के कोएफिशिएंट का सम चाहिए, तो a1 वगैरह पे फोकस करना है। तो जब भी e1 चाहिए तो उनको ऐड कर दो,
इवन एक्स की इवन पावर के कोएफिशिएंट का सम चाहिए तो ऐड कर दो, और पावर के कोएफिशिएंट का सम चाहिए तो आप सबट्रैक्ट कर दो, दिस माइनस दिस कर दो, तो कितना आएगा, सबट्रैक्ट करोगे तो इधर आ जाएगा आपका 1 माइनस 3 की पावर n इक्वल्स टू, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a1 प्लस a3 से लेके जो भी है a2n माइनस 1, ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका अपन को इतना चाहिए तो इतना कितना हो जाएगा, ये दिस अपॉन 2, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद आप लोगों ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो बिल्कुल आसान है, मतलब बायनोमियल की आधी सीरीज के क्वेश्चन हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है। जैसे आपको क्या दिया है, जो दिया है उसको x मान लो, x है आपका 40c0 प्लस 40c1, आप सीरीज दिया आपकी 40c19 प्लस 40c20। अब NCR बराबर NCn माइनस आर होता है, तो आप वो फॉर्मूला लगाओगे तो ये आप क्या बन जाएगा, x बराबर 40c40 40c39, पता है ना, NCR NCn माइनस आर होता है उससे, तो ये हमने लिखा 40c21 और 40c20। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको देखो सीरीज पूरी दिखेगी, देखो 40c0 से लेके 1 से लेके 20 को थोड़ा छोड़ दो अभी, बाकी 21 से 40, तो आपको पता है बायनोमियल कोएफिशिएंट्स की सीरीज है, बायनोमियल कोएफिशिएंट का सम का फॉर्मूला है 2 की पावर n, तो 2 की पावर आ जाएगा 40, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा है ये, तो ये आप एक्स्ट्रा बचा रहेगा जब हमने जोड़ा तो, ठीक है। तो आपको x निकालना था, अब x निकाल ही लोगे, यहाँ से डिवाइड कर दो उसको, ठीक। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, हालांकि अपन ने नंबर ऑफ फंक्शंस का पढ़ा नहीं है, इसमें रिलेशन का तो आसान है, ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस अपन पढ़ेंगे अभी, बट फिर भी मैं बता देता हूँ यहीं पे, क्लास में तो करेंगे ही। देखो आपसे पूछा है कि ए में 5 एलिमेंट्स हैं, बी में 3 हैं, ए में 5 बी में 3, तो बताओ ए क्रॉस बी में कितने होंगे, 15। ए और बी में कितने ही कॉमन हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्लास में किया हुआ क्वेश्चन से, क्वेश्चन है ऐसा। तो ए से बी में कितने रिलेशन पॉसिबल हैं, जितने ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे, दैट इज 2 की पावर 15, ठीक है। अब आपसे ये कहा, तो ये जो नंबर ऑफ रिलेशंस हैं वो तो आपके हो गए x। इसके बाद आपसे कहा है कि ए से बी में कितने फंक्शनल मैपिंग, मतलब कितने फंक्शंस पॉसिबल हैं ए से बी में। तो देखो ए में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 5, मान लो A1 A2 A3 A4 A5, ये आपका सेट है, ये आपका सेट बी है, इसमें मान लो B1 B2 B3 3 एलिमेंट्स, ठीक है। अब फंक्शन कैसे बनता है बताओ, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि इधर के सेट ए के सारे एलिमेंट्स एसोसिएट होने चाहिए इधर के किसी यूनिक एलिमेंट्स, यही तो होता है, ठीक है। तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स एसोसिएट करवाने हैं अपने को, जैसे मान लो पहला एलिमेंट है, ये एसोसिएट करवाना है, एंड A2 भी करवाना है, एंड A3 भी करवाना, और यूनिक से करवाना है। तो बताओ A1 के पास कितने ऑप्शन है एसोसिएट होने के लिए, A1 इनमें से किसी से भी मैपिंग कर सकता है, ठीक है। तो A1 के पास कितने ऑप्शन है, 3, A1 तीनों में से किसी से भी एसोसिएट हो सकता है, एंड यानी A2 को भी एसोसिएट करवाना, उसके पास भी कितने ऑप्शन है, 3, क्योंकि A1 अगर मान लो B1 से हो गया तभी भी वो ये A2 भी B1 से हो सकता है, ठीक है, यानी कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो A2 के पास भी 3 ऑप्शन, A3 के पास भी 3, A4 के पास और A5 के पास, यानी कि ये आपके आगे 3 की पावर 5 फंक्शंस। आगे चल के हम लिखेंगे फॉर्मूला, ए से बी में अगर आपको फंक्शन बनाने हैं कितने पॉसिबल फंक्शंस हैं, तो कोडोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं उसकी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन 3 की पावर 5, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, y, x पता है y पता है, x अपन y पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको अगर हम अच्छे से पढ़ लें तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इन्होंने कहा है कि इफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, यानी एन ऑब्जर्वेशन है, मान लो x1 से लेके xn, तो इनका आप पहले डेविएशन निकालोगे, फिर उनका स्क्वायर करोगे और फिर उसका क्या लोगे, मीन। ये है। तो यानी हर x में से मैंने डेविएशन निकाला। कहाँ से निकाला, दो जगह से, एक -2 और एक 2। तो x1 xi में से मान लो हमने -2 माइनस किया और डेविएशन आ गया, ये इसका स्क्वायर कर दिया और इनका लेना है मीन, यानी इन सबको जोड़ दो, जितने भी आएंगे x1 x2 से लेके n तक, तो सिग्मा कर दिया हमने और n से डिवाइड कर दिया। i बराबर 1 से n। क्लियर है कि नहीं है? ये आपको जो डिफरेंस ये दे रखा है वो कितना है, ये है 18। ठीक है। एंड बिल्कुल ऐसे कैसे अपन को सिग्मा xi माइनस, ये तो माइनस हो गया, एक 2 से जो डेविएशन है वो आपको दे रखा है 10। वो आपसे पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या पूछा है आपसे, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन तो जानते हैं ना, स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर कह लो, या फिर हर x में से उसके xi माइनस x बार का स्क्वायर का मीन। तो इधर जो है अपन अगर देखेंगे तो ये जो दोनों इक्वेशन दे रखे हैं थोड़ा सा अपन इजीली सिंप्लीफाई करके देखें तो ये क्या है, ये xi प्लस 2 बन गया। xi प्लस 2 का स्क्वायर करो एक बार, xi प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब xi का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 और प्लस 4xi, ये आ गया आपका डिवाइडेड बाई n, ये आपको 18 दे रहा है। ठीक है। यहां से आपको क्या दे रखा है, सिग्मा xi का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4xi n। ठीक है। i आपका 1 से n ही है, यहाँ पर भी i 1 से n ही है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। तो ये आपका हो जाएगा 10। ठीक है। अब कुछ नहीं है, अगर आप इन दोनों को एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। वैसे तो क्या है, इसको थोड़ा सा हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो अभी लिख लेते हैं इसे 1 और ये 2। ठीक है। इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करें तो अभी ये तो थोड़ी जगह नहीं है, अपन तो बस ऐसा है कि 1 में आप 2 ऐड कर दो, बस सीधी सी बात है। 1 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा बताओ, सिग्मा। देखो n एलसीएम है, ऊपर में सिग्मा प्लस सिग्मा में नंबर ऐड हो जाएंगे तो ये 4xi और माइनस 4xi कट जाएगा। ठीक है। तो कितना आ रहा है बताओ, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ xi का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई n, ये आएगा। कितना आएगा था, 28। ठीक है। 2 कॉमन है, बाहर आ जाएगा, 2 से हम काट भी सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 14 आएगा। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या लिखेंगे, सिग्मा xi स्क्वायर प्लस 4 है i बराबर 1 से n, इसका मतलब 4 प्लस 4 प्लस 4 आप लिखोगे कितनी बार, n टाइम्स, तो कितना आ जाएगा ये 4n, और डिवाइडेड बाई n आपका कितना आया जल्दी बताओ, 14। दिस अपॉन दिस करोगे तो 4 आएगा, 4 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइडेड बाई n आपका आ गया 10। ये आपकी होगी इक्वेशन 3। क्या किया हमने, दोनों को ऐड कर दिया। अब क्या है, आप अगली बार सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है। 1 माइनस 2, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये x स्क्वायर प्लस 4 कट जाएगा, दिस माइनस दिस करोगे तो समेशन 8xi आएगा। अच्छा, i इक्वल्स टू 1 से n डिवाइडेड बाई n इक्वल्स टू आपका इधर कितना आएगा, दिस माइनस दिस करोगे तो 8। ठीक है। 8 कॉमन आ जाएगा तो ये बाहर आके कट जाएगा इससे, तो 1 आ जाएगा, यानी सिग्मा xi डिवाइडेड बाई n आपका 1 आ गया। बताओ ये क्या है, ये मीन ही तो है, स्क्वायर्स का मीन माइनस मीन का स्क्वायर, तो ये मीन ही तो है हमारा। अब जो हमारा जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो क्या होता है याद करो,
अंडर रूट ऑफ स्क्वायर्स का मीन सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस मीन का स्क्वायर। तो बस हो गया काम। स्क्वायर का मीन कितना है 10, मीन का स्क्वायर कितना है 1, मीन 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, तो ये आ गया आपका 3। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है, तो ये कहानी होगी अपनी। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो इन्होंने कहा है कि मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ 9, बताओ 9 ऑब्जर्वेशंस हैं तो मीडियन कौन से नंबर पे आएगी, n प्लस n जब और होता है तो n प्लस 1/2 यानी 9 प्लस 1/2 यानी कि 5th पोजीशन पे आएगी। ऐसा समझो 4 इधर बीच में एक ही तो आएगा, तो यानी कि यहाँ मैंने x1 लिखा, x2, x3, x4 और बीच में आपका आ जाएगा 20.5। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कहा x5, हाँ 6, 7 और 8, 9, मान लो ये आपके 9 एलिमेंट्स हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, 5th पोजीशन पे 20.5 है। इन्होंने कहा कि अगर जो लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन है उनको अगर हम 2 से बढ़ा दें, यानी इन सब में अगर हम 2 बढ़ा दें, तो आप खुद बताओ, वैसे ही ये सबसे बड़े थे, अगर इन सब में 2-2 ऐड कर देंगे तो इनसे तो ऑलरेडी बड़े थे और बड़े हो जाएंगे, तो यहाँ लास्ट में तो अभी भी यही रहेंगे। ठीक है, और इनमें ऑर्डर भी यही रहेगा, क्योंकि पहले जो ऑर्डर था उनमें 2-2 ऐड कर देंगे सब में, तो फिर सभी 2-2 से बढ़ गए, तो इनमें अभी भी ऑर्डर यही रहेगा। यानी कि अब जो हमारे नए ऑब्जर्वेशन है वो कुछ ऐसे हो जाएंगे इनमें। ठीक है, ये सारे हमारे ऑब्जर्वेशन हो गए, तो अब ऑर्डर यही रहेगा, तो मीडियन बदलेगी क्या, नहीं। तो ये हम डायरेक्ट कह सकते थे कि अगर जो मीडियन है उससे बड़े एलिमेंट्स में अगर हम कुछ भी, उनसे बड़े एलिमेंट्स में कुछ भी ऐड करेंगे तो उनमें ही भले ही कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन इन सब से तो बड़े ही होंगे, उनमें भले ही ऑर्डर चेंज हो जाए कि भाई मान लो इसमें हमने 1 ऐड किया, इनमें 5 ऐड कर दिया, किसी में कम ऐड कर दिया, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनसे तो वो ऐड कर रहे हो कुछ पॉजिटिव, तो वो बड़े ही होंगे। ठीक है, तो मीडियन विल नॉट चेंज। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट द नेगेशन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इन्होंने कहा है ना कि ये ठीक है, ये जो लिखा है वो क्या है, P implies Q, if P then Q। P implies Q का देखो P implies Q का नेगेशन सब जानते हैं, P एंड नॉट Q, लेकिन उस फॉर्मेट का इन्होंने जो दे रखा है वो कोई भी ऑप्शन नहीं है। P इसका नेगेशन जो होता है वो क्या होता है, P एंड नॉट Q, लेकिन इसके अकॉर्डिंग है कि भाई P है एंड Q नहीं है। इसका मतलब युवराज प्लेज एंड इंडिया डज नॉट विन द वर्ल्ड कप, ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है। ठीक है, तो अपन कुछ और सोचते हैं नेगेशन के, यही तरीका नहीं, अपन ने 2 तरीके, ये भी होता है इट इज फॉल्स दैट, इट इज नॉट द केस दैट, वो भी होते हैं, तो ऐसा भी एक ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। तो उसमें क्या करना है कि जो भी स्टेटमेंट है बस उसमें लिखना है कि इट इज फॉल्स दैट, तो इट इज फॉल्स दैट, या तो ये डायरेक्ट लिख देता है इफ देन, उसमें भी नहीं लिख रखा इन्होंने। ठीक है, ये लिख रखा ना, तो फिर क्या करें, P implies Q सब लोग जानते हैं, P implies Q जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं, नॉट P और Q भी लिखते हैं। P implies Q को हम नॉट P और Q भी लिखते हैं, तो इसका नेगेशन क्या बनेगा, P नॉट P और Q, तो नॉट P और Q का नेगेशन मतलब इट इज फॉल्स दैट नॉट P और Q, बस ये लिखना। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो यही है कि इट इज फॉल्स दैट नॉट P, यानी कि युवराज प्ले नहीं करता है, युवराज डज नॉट प्ले, और Q मतलब इंडिया विंस दी वर्ल्ड कप। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है इफ A इज द सेट ऑफ, ये दे रखा है एलिमेंट्स हैं
n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। देन k कोई नंबर है n के बराबर है उससे छोटा, तो नंबर ऑफ सबसेट्स बनाने हैं k सबसे बड़ा एलिमेंट है। ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो उन्होंने जो कहा है वो ये कहा है कि सिंपली कि हमारा जो सेट है ए उसमें n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में कितने एलिमेंट्स हैं? n, 1 2 3 से लेके यहाँ कहीं मान लो कोई नंबर है k और यहाँ कोई नंबर होगा k-1 और ये आपका n है। अब ये k हो सकता है n भी हो जाए, ठीक है। ये सिचुएशन है। आपसे कहा है कि इसके सबसेट बनाने हैं, जितने भी सबसेट्स पॉसिबल हैं। और कहानी ये है कि सबसे बड़ा जो उनमें नंबर होगा सबसेट में, ऑब्वियस सी बात है इसी के एलिमेंट को हमें काम में लेना है अगर सबसेट बनाना है तो इसका। तो ठीक है, ये सबसेट की डेफिनेशन सब जानते होंगे कि इसका जो सबसेट होगा वो क्या होगा कि इसके एलिमेंट्स को यूज लेके जितने आप सेट्स बना पाओ वो होते हैं टोटल 2 की पावर n, अगर n एलिमेंट्स है इसमें तो मैं ये कह रहा हूँ अगर हमें इसका सबसेट ऐसा बनाना है जिसमें k सबसे बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि k तो आपको सेलेक्ट करना ही है क्योंकि k तभी सबसे बड़ा नंबर होगा। और इससे छोटे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे आप जितने भी सबसेट्स बना सकते हैं वो बना दो। बात आई कि नहीं समझ में? क्योंकि हर एक जो सबसेट बनेगा, ठीक है, इससे छोटे आप जितने भी एलिमेंट्स जितने भी सबसेट्स बना सकते हैं वो बना लो। और उन सब में k तो हमने सेलेक्ट कर ही लिया, इधर के एलिमेंट्स हम सेलेक्ट करें नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता। k सेलेक्ट हो गया तो उस k सबसे बड़ा नंबर हुआ। इधर के एलिमेंट्स को कुल मिला के काम ना लें, ठीक है, क्योंकि इधर काम में ले लिया तो बड़ा एलिमेंट k से बड़ा एलिमेंट आ जाएगा, k से हमें बड़ा रखना नहीं है। तो क्या है समझ में? इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 की पावर k-1। जैसे मान लो इनमें से कोई एलिमेंट सेलेक्ट नहीं किया तो ये तो सेलेक्ट कर ही लिया, तो एक सेट ये है। मान लो 1 और 2 कर लिए तो एक सेट ये है। अब समझ में आया? इनमें देखो सब में k ही सबसे बड़ा होगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हो गया 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसमें कहा है कि ए आपका एलिमेंट ए में सेट दे रखा है 1 2 और बी आपको दे रखा है जिसमें एलिमेंट से 0, ठीक है, एलिमेंट 0 है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, ठीक है। पहला कह रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस ए से बी में, कितने रिलेशन पॉसिबल हैं? ये रिलेशन का तो आसान है, ए में कितने एलिमेंट 2, बी में 1, तो ए क्रॉस बी में कितने जल्दी बताओ? 2। तो कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं इसके? 2 की पावर 2। तो ए से बी में अगर आपको रिलेशंस पूछे तो कितने आएंगे? 2 की पावर 2, 4। तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस सी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 18। ये आपको डाउट है, ठीक है, ये बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दे रखा है f(x) एक फंक्शन है, तो लीस्ट वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो ऊपर वाले को कुछ ऐसा लिख लेते हैं कि 2x sec² x प्लस 2 sec x, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या लिखा है sec² x प्लस sec x प्लस 5, तो इसका दोगुना बन रहा है। बस यहाँ पे 5 का दोगुना क्या आएगा? 10। यहाँ पे 1 लिखा था तो मैंने क्या किया? 10 - 9 लिख दिया। इसका मतलब उसमें 9 जोड़ दिया और घटा दिया। ऐसा करने के बाद में ये जो पार्ट है ये इसका ट्वाइस है, तो दिस अपॉन दिस करोगे तो 2 आ जाएगा, माइनस बचेगा 9 अपॉन sec² x प्लस sec x प्लस 5, ठीक है। ये मान लो y है। अब आपसे पूछा है y मिनिमम, ठीक है। हालांकि जब बात चली रही है तो मैं आपको उसकी रेंज ही निकाल के बता देता हूँ, ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। बाकी y मिनिमम अगर पूछ रहा है, ये मिनिमम चाहिए, तो 2 में से आप क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करो। तो ज़्यादा मतलब ये मैक्सिमम हो। ये मैक्सिमम कब होगा? जब 9 को आप कम से डिवाइड करोगे, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू ढूंढ लो बस, ये ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो sec² x प्लस sec x प्लस 5 की मिनिमम वैल्यू अगर आप ढूंढोगे तो ये क्वाड्रेटिक है। जैसे sec x को t मान लो, t² प्लस t प्लस 5,
तो अपवर्ड है ये ऐसे। वर्टेक्स निकालोगे -12, तो आपको पता है कि टी यानी कि जो आएगा वो माइनस इन्फिनिटी से -1 या 1 से इन्फिनिटी होगा, -12 कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि कहानी कुछ ऐसी बनी, ये -12 है यानी या -1 या 1, तो ग्राफ ये सेलेक्ट होगा। तो या तो आप -1 वैल्यू पुट कर दो या 1 पुट कर दो, दोनों में देख लो कौन मिनिमम दे रहा है। -1 पे आ रहा है 1, मतलब 1 -1 + 5 यानी कि 5 आ गया। और 1 अगर आप देखोगे तो 1 पे कितनी आ रही है 7, यानी कि मिनिमम वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी -1 पर। ठीक है, तो 5 यानी कि आगे आंसर फिर 2 - 9/5 ये आया। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा ये है कि मैं इसकी रेंज भी निकाल के बता देता हूँ आपको, ताकि काम आ जाएगा आपके। तो रेंज निकालने के लिए ये तो आएगा सबको समझ में। तो इसको अपन जो है कुछ और नया मान लेते हैं p। ठीक है, इसको sec² x + sec x + 5। तो थोड़ी देर के लिए अपन क्या करें, इसको t मान लें, तो ये क्या हो जाएगा t² + t + 5। ठीक है, क्या हो गया? सो मैं जागी जिससे पूछ रही थी भाई कब तक टाइम। हाँ जी, तो यहाँ पे ये जो हमने लिखा इसमें t क्या लिखेंगे, t बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब अपन को ये पता है कि ये क्वाड्रेटिक है, d नेगेटिव है इसका, तो यानी हमेशा वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हमेशा पॉजिटिव, जैसे ये हमेशा क्या है पॉजिटिव है, हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं। सेक कुछ भी हो, इसका d नेगेटिव है क्वाड्रेटिक का, तो इसकी वैल्यू, और a पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। बाकी आप समझिएगा ये कुछ ऐसा ग्राफ है, इसमें आपको जो t माना है, t आपका -1 यहाँ होगा, ये -12 है। वर्टेक्स जानते हैं ना, -b/2 -12 है। ग्राफ नहीं बनाए तो भी हम डायरेक्ट कर सकते थे इससे, बाकी ग्राफ से और इजीली समझ में आ जाएगा, ग्राफ की प्रैक्टिस भी करूँ। तो ये -1 यहाँ आएगा 1, तो ये ग्राफ सेलेक्ट हुआ इधर। देखो -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है 1 -1 प्लस यानी 5 आ रही है, और 1 पे कितनी आ रही है 1 1 1 5 यानी कि 7 आ रही है। तो ये आएगी कहानी। तो 5 से इन्फिनिटी 7 से इन्फिनिटी, तो हमें क्या समझ में आया, यूनियन लेंगे तो p कितना आएगा 5 से इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, तो बस हो गया काम, ये आ गया। अब आपको पता ही है कि जब पॉजिटिव होता है तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अपन इसका अगर रेंज निकालना चाहें तो 1/p कितना होगा, जल्दी बताओ, इसका उल्टा कर दो। पॉजिटिव होता है तो डायरेक्ट उल्टा कर सकते हैं, तो इसका 1/5, इसका 0, तो 0 कम होता है, और इन्फिनिटी ओपन में है तो 1/0 1/∞ मतलब 0 भी ओपन में आएगा, यह आ जाएगा 1/5। लेकिन ये कब कर सकते हैं, जब पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव में नहीं करना है, वो हमने कल तरीका बताया था ग्राफ बना के y = 1/5। ठीक है, ये आ गया। अब हो गया आपका -9 से मल्टीप्लाई कर दो तो -9/p, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -9/5 से 0, इसमें 2 ऐड कर दो तो 2 - 9/p आपका कितना जाएगा 2 - 9/5 से लेकर 2, ये आ गया आपके रेंज। ठीक है, तो आगे नहीं 1/5 से 2 आगे रेंज, क्लियर है। बाकी मैंने डायरेक्ट तरीका बता दिया था कि इसकी मिनिमम वैल्यू 5 आ रही थी, तो वो आप यहाँ पुट करोगे, मतलब y मिनिमम = 2 - 9/10। तो दो में से हम जो घटाएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा के लिए कम से डिवाइड करेंगे, तो ये मिनिमम रखना था हमें। तो 2 - 9/5 ये हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है, अरे इतना जोर से क्यों बोले कि नीचे से सुन ले, तो तू क्यों बोल रही है जोर से? सो गई थी जब ये चालू कर रहे हैं क्लास। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है फाइंड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स व्हिच प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 7। ये बढ़िया क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था।
कि मल्टीप्लिकेशन जो है डिजिट्स का वो 7 से डिविजिबल है। आप खुद बताओ डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन 7 से डिविजिबल कब होगा? 4 जो हम नंबर रखेंगे, बताओ कब होगा? जब हम या तो इनमें से कोई जीरो आ जाए, जैसे जो 4 डिजिट है ना उनमें से मान लो यहाँ जीरो आ गया तो प्रोडक्ट करोगे डिजिट्स का वो जीरो आएगा। जीरो आएगा तो वो तो 7 से डिविजिबल है ही है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इसका मतलब ये समझ में आया कि या तो कोई डिजिट जीरो हो जाए तो बाकी कुछ भी हो 7 से डिविजन हमेशा हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई एक डिजिट 7 आ जाए, यानी जैसे जीरो भी नहीं है, मान लो 1 7 5 1 भी हो गया तो भी चलेगा, क्योंकि एक 7 आ गया तो मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या समझ में आया कि 7 से डिविजिबल तभी होगा जब उनमें से जो डिजिट्स हैं 4 उनमें से कम एक डिजिट या तो जीरो हो या फिर 7 हो। समझ में आया कि नहीं? 4 डिजिट का जो नंबर है, ठीक है, दोनों में इसको ये होना जरूरी है। तो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल जितने भी नंबर बन रहे हैं उनमें से वो केस माइनस कर दो, 4 डिजिट के जितने भी नंबर हैं उनमें से वो केस माइनस कर दो जब प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो आपके जो 4 जो डिजिट हैं उनका प्रोडक्ट, अगर मैंने क्या कहा, नंबर नॉट डिविजिबल बाई 7, 4 डिजिट के टोटल नंबर कितने बनेंगे ये तो आप जानते ही हैं, 1 2 3 4। इस जगह को हम 9 तरीके से भर सकते हैं, जीरो नहीं आएगा यहाँ पे, बाकी सब रिपीट हो सकती हैं। तो 10 तरीके से टोटल 10 डिजिट्स हैं, यानी टोटल नंबर वैसे भी हम जानते हैं 9000 होते हैं। उनमें से वो केस माइनस कर दो जब नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। 7 से नंबर कब डिविजिबल नहीं हुआ? जब चारों डिजिट में से कोई भी डिजिट 0 और 7 नहीं है। तो जब 0 और 7 काम में नहीं लोगे तो जितनी भी डिजिट्स में बची हुई उनका प्रोडक्ट करोगे वो कभी 7 से डिविजन नहीं आएगा। ठीक है, तो हो गया काम। इसका मतलब आप जितने भी नंबर बनाना चाहो 4 डिजिट के वो बना लो, किससे? 0 और 7 को छोड़ के कितने डिजिट्स बची? 8। टोटल 10 डिजिट्स होती है ना, तो 8 डिजिट्स जो है एक्सेप्ट 0 और 7 उनसे आप बना लो। कितने बनेंगे बताओ? अब 0 जब चलाए गया तो इस जगह पर, इस जगह को बनने के तरीके 8 ही होंगे, क्योंकि 0 तो चला ही गया। अब 0 के अलावा हैं सारे डिजिट्स, तो यानी फर्स्ट प्लेस को आप 8 तरीके से भर सकते हैं। इसको भी 8, इसको भी 8, इसको भी 8, यानी 8 की पावर 4। समझ में आई कि नहीं बात? तो ये हमारे टोटल नंबर्स हैं। ठीक है, ये काम है।